मसला यह है कि अब ट्रंप ने वो बात कर दी जो कभी लिंडसे ग्राहम करते थे, बराक रेविट अपनी स्टोरी में जिसका जिक्र करते थे, या कुछ इसराइल नवाज जो लॉबीज थी अमेरिका में बैठी हुई वो जो बात करती थी। अब अमेरिकी सदर ने खुद वो बयान दाग दिया कि हफ्ते को जो मेरी गुफ्तगू हुई थी इन 5-6 अरब और इस्लामी ममालिक के सरबराहान से या जिम्मेदारों से, उसे मैंने उन्हें कहा था कि अब वक्त आन पहुंचा है कि आप अब्राहम अकॉर्ड पर दस्तखत करें और ईरान डील के साथ साथ अगर ये हो जाए तो बड़ा शानदार कारनामा होगा। लेकिन दो जुमले ऐसे हैं जो हौसला अफजा हैं, जो पाकिस्तान के लिए किसी हद तक खासे तसल्ली बख्श हैं कि इट मे बी पॉसिबल दैट 1 or 2 हैव अ रीज़न फॉर नॉट डूइंग सो एंड दैट विल बी एक्सेप्टेड। मुमकिन है कि ये दो ममालिक ऐसा ना करें और ये मुझे कबूल होगा, बट मोस्ट शुड बी रेडी, विलिंग एंड एबल टू मेक दिस सेटलमेंट। बाकियों को ये करना होगा। चिश्ती साहब, ये तो जो ईरान के साथ मुआहिदा था, मुमकिना डील जो थी वो पीछे रह गई। ये तो नई कहानी शुरू कर दी साहब बहादुर ने। यानी जो बात साजिश थ्योरी नजर आती थी वो हकीकत का रूप धार चुकी है। यानी ये अब ये कह रहे हैं, मैं तो ये समझ रहा हूं कि ईरान डील तो हो जाएगी, और वो भी उस सूरत में अगर आप पहले तैयारी पकड़ें कि इसराइल को तस्लीम करना और अब्राहम अकॉर्ड करना है। जी जामी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया है। और देखिए, कुछ अर्सा पहले जब गाजा पर हमले इसराइल ने नहीं शुरू किए थे तो आपको याद होगा कि बहुत ज्यादा एक एलिमेंट चल रहा था कि इसराइल को कुछ मुल्क अरब ममालिक और ज्यादा तस्लीम करना शुरू कर देंगे। आपको याद होगा जब प्रेसिडेंट ट्रम्प ने पहले शुरू में आते ही कहा था, और पिछले दौर में भी बाइडेन टाइम पे भी कुछ ममालिक ने एक्सेप्ट कर लिया था, इसराइल को फॉर्मली रिकग्नाइज कर लिया था। तो ऐसा लगना शुरू हुआ था, और आपको याद होगा सऊदी अरब का भी नाम लिया जा रहा था, और बाद में वो क्लैरिटी हुई कि सऊदी अरब ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है जब तक पैलेस्टाइन की स्टेट नहीं बनती या उसके बारे में क्लियर कट रोड मैप नहीं आता। तो फिर उसके बाद चीजें स्टॉल हो गई, फिर गाजा का ऑपरेशन शुरू कर दिया इसराइल ने, और उसके बाद जो ममालिक फेंस पर भी खड़े थे वो भी पीछे हट गए, क्योंकि अब माहौल इतना प्रो फलस्तीन बन गया और एंटी नेतन्याहू बन गया कि वो चीजें मटेरियलाइज नहीं हुई। अभी आप देखिए, जो गाजा का भी कंटिन्यू है, ऑलमोस्ट देखा आपने, मुकम्मल तौर पर सीज फायर नहीं हुआ, उनका ब्लॉकेड अभी भी उसी तरह है ऑलमोस्ट। फिर आपने देखा कि ईरान के खिलाफ जो ऑफेंसिव लॉन्च हुआ उसमें भी इसराइल ने ना सिर्फ अभी पार्टिसिपेट किया, जून 2025 में भी पार्टिसिपेट किया। तो एंटी इसराइल जो एक ओपिनियन ग्लोबली चल पड़ी है। आपको याद होगा यूनाइटेड नेशन में एक रेजोल्यूशन भी पास हुआ था इसराइल के खिलाफ और ये गाजा के खिलाफ। तो अब एक एंटी इसराइल बहुत ज्यादा एक माहौल बन गया। लोएस्ट अप्रूवल रेटिंग अपनी प्रेसिडेंट ट्रम्प की भी हो गई ऑलमोस्ट अपने टेन्योर के दौरान, और आई एम श्योर पिछले टेन्योर के दौरान भी। तो आई थिंक अब प्रेसिडेंट ट्रम्प इसको लिंक करना चाहते हैं, अपने जो वैल्यू है या अपना कह लें क्लाउड है अपना, उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं। क्योंकि उनको लगता ये है कि अब तो अगर रही सही कोई बात थी, और अगर कोई ममालिक, जैसे मैंने अर्ज किया कि सिटिंग ऑन द फेंस वेट कर रहे थे कि हमने करना है या नहीं करना है, प्रोज क्या है, इंसेंटिव कौन से अमेरिका दे रहा है, वो भी दूसरी तरफ जंप आउट कर गए अवे फ्रॉम द डील। तो मेरे ख्याल है प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी जो क्वेश्चन है, या उन्होंने सोचा कि मेरा जो रहा साहब, मेरा रोब है या भरम है मेरा, बहुत सारे यूरोपियन मुल्क तो मान ही नहीं रहे। जर्मनी भी कह रहा है कि ये बड़ी इंसल्टिंग ह्यूमिलेशन हो रही है अमेरिका को डिफीट। कनाडा भी आंखें दिखाना शुरू हो गया। तो आई थिंक उन्होंने समझा होगा कि जो मिडल ईस्ट में और खासतौर पर अरब या मुसलमान ममालिक हैं, इनको मैं कन्वर्ट करूं अपने उस वैल्यू को जो मेरी है एज सुपरमैन ऑब्वियसली ऑफ द ग्लोब, वो जो कि हैं भी, वो आई थिंक उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया, उन्होंने एक एस्केप भी दिया है बीच में, और शायद दुआ भी हम करते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए कम से कम जरूर हो, जिसको वो कह रहे हैं एक दो मुल्कों की रीजन हो सकती है। और मैं ये भी दुआ गो हूं कि ये परमानेंट किस्म का एग्जाम्पशन हो, ना कि वो कुछ महीने बाद एक पार्ट 2 उसका लॉन्च करें, वो कहें कि जी अब ये वापस आना चाहिए, जो रह गए थे उस वक्त अब उनको आना चाहिए। लेकिन ये सारा गैस वर्क और अजम्पशन पे ही है। लेकिन क्योंकि उन्होंने कहा है तो आई थॉट आई ऑफर माई बिट। लेकिन चिश्ती साहब, इसमें यूं लगता है कि लिंडसे ग्राहम से लेके बराक रेविट और दीगर जो इस हवाले से कहानियां बयान कर रहे थे वो दुरुस्त थी। इंटरनल प्रेशर भी था, रिपब्लिकन सेनेटर्स भी। मैंने आज देखा कि इसराइल के एक चैनल ने खबर दी कि ये जो आपने मामला सुना था कि हीटेड कॉल हुई थी, ये गलत थी, ये पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी थी और ऐसी कोई बात नहीं है। बोथ आर ऑन द सेम पेज। इसराइल की सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू है अमेरिका के लिए, और इसीलिए ये सब कुछ कर रहे हैं। प्रेसिडेंट की जानिब से फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कमिंग आउट विद दीज लाउड वर्ड्स, क्या सिर्फ ये अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स को यानी तसल्ली देने की कोशिश है, या मैं समझूं कि ये वाकयातन एक संजीदा ऐलान है? नहीं, प्रेसिडेंट ट्रम्प के बारे में तो मैं कई दफा कह चुका हूँ इंतहाई अदब के साथ कि उनकी जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है वही उनकी प्रिडिक्टेबिलिटी है। जंग से पहले भी आपने देखा वो क्या बयान देते थे कि मैं यूं कर दूंगा, फिर क्या हुआ, मटेरियलाइज हुआ कि नहीं हुआ। वॉर ऑब्जेक्टिव्स उनके डेविएट करते रहे, गोल पोस्ट चेंज होते रहे, रजीम चेंज हो गई ईरान में, उन्होंने कहा कि मैंने कर दिया है, यही इसी को रजीम चेंज कहते हैं। तो इस पे हम दुआ कर सकते हैं कि जो उन्होंने कहा है शायद वो भूल जाएं या एक और स्टैंस ले लें, कल सुबह उठेंगे या ट्वीट को डिफरेंट कर दें।
इस जो उन्होंने स्टैंस लिया है। लेकिन एक एलिमेंट इसके अंदर मैं जरूर देख रहा हूँ, क्योंकि उनकी अपनी अप्रूवल रेटिंग काफी ड्रॉप हुई है, खासतौर पर ज़ायनिस्ट लॉबी और जो जूश लॉबी है वहां पर, जो जिनके हाथ में मीडिया है, वो बहुत ज्यादा इसके खिलाफ भी लिख रहे हैं, और जो डील कन्वर्ज करने जा रही है उसके खिलाफ भी बहुत लिखा जा रहा है। यानी ऐसा इनसिक्योरिटी ईरान के मुतालिक पैदा की जा रही है कि ये अगर इस टर्म्स पे डील हुई ईरान के साथ, जो एक ओपन सोर्स से आ रही हैं, तो ये तो डील बिल्कुल अमेरिका के खिलाफ है। और बहुत बड़ी एक लॉबी है जो इस डील को नहीं चाहती कि इन टर्म्स पर हो। मिडल ईस्ट के भी ममालिक जाहिर है नहीं चाहेंगे कि ईरान को इस तरह ताकतवर छोड़ा जाए, और जाहिर है अमेरिका की तरफ और इसराइल की तरफ बहुत ज्यादा लॉबी ऐसी है। तो आई थिंक ये एक वो भी एक एलिमेंट हो सकता है कि अपनी एक सिंपैथी गेन करने के लिए कि देखिए मैं तो अब्राहम अकॉर्ड को याद भी रखा हुआ है, और इवन मैं उसको नथी कर दिया, लिंक कर दिया। तो ये एक पॉपुलैरिटी, वो जिसको कहते हैं गिमिक भी हो सकती है, लेकिन इन रियल टर्म अगर वो कंटिन्यू करते हैं, सस्टेन करते हैं इस बात को, और जैसे रिपीट करते रहते हैं, तो इसका मतलब वो सीरियस भी हो सकते हैं। लेकिन ये भी हो सकता है पॉसिबली कि वो उसको बाद में दोबारा ना जिक्र करना पसंद करें, या दोबारा ईरान की तरफ फोकस हो जाए। तो अनप्रिडिक्टेबिलिटी वाली बात है कि कुछ भी कर सकते हैं वो। ये मैं आज देख रहा हूँ फाइनेंशियल टाइम ने लिखा है कि ईरान इज बीटिंग ट्रंप एट द आर्ट ऑफ द डील। देखिए, जब भी डील होती है, और इसमें खास तौर पर जामी साहब ये जो हुई है, जंग हुई है, क्लियर कट विक्ट्री किसी को हम नहीं सब्सटेंशिएट कर पाते। वेरीफाइबल मैकेनिज्म कोई नहीं है इस जंग के अंदर। नंबर वन, वेरीफाइबल तब होता कि खुदा न खास्ता ईरान हार मानता था और सरेंडर के लिए दरख्वास्त करता और सब कुछ करता, तो तब तो एक वेरीफाइबल डील होती। ये परसेप्शंस की जंग है, ये जाहिर है एक नैरेटिव की जंग होनी है, क्योंकि अमेरिका सुपर पावर है, अब आज भी है, उसने टैक्टिकल विन्स हासिल की हैं, उसको बड़ी कामयाबियां मिली हैं, वेनेजुएला में भी मिली थी, यहाँ भी बड़े ब्रिजेस उड़ाए, डिस्ट्रक्शन उन्होंने की, मिलिट्री हार्डवेयर को उड़ाया, लेकिन स्ट्रेटेजिकली अचीव कर पाए कि नहीं कर पाए। टैक्टिकल विन्स और होती हैं, टैक्टिकल विन जो हैं वो स्ट्रेटेजिक विन के लिए कंट्रीब्यूट करती हैं, लेकिन वो स्ट्रेटेजिक विन्स की जगह नहीं ले सकती। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प का ये इस वक्त फर्क है। तो डेफिनेटली प्रेसिडेंट ट्रम्प को जो मिला है इस वक्त, वो एक चाहते हैं, मैं एक दफा पहले भी आपके प्रोग्राम में अर्ज किया था कि वो चाहते हैं कि मैं ऐसी कोई चीज दिखा दूं विच शुड लुक लाइक अ विक्ट्री। तो वो ये चाहते हैं। लेकिन ईरान के ऊपर बहुत ज्यादा थ्री डायमेंशनल प्रेशर है। थ्री डायमेंशनल क्यों है? एक, नंबर वन, उसकी अपनी जो प्रो गवर्नमेंट एक जो प्रेसिडेंट है, या अदर देन आईआरजीसी है, एक आईआरजीसी एलिमेंट है, एक ऑपोजिशन है जो दोनों की है, जिसने मुजाहरे भी किए थे दिसंबर जनवरी में, आपको याद हो। तीन सेगमेंट ईरान के अंदर है जिन तमाम ने एक्साइटेड फील करना है कि हमने बड़ी जबरदस्त डील की है, और खास तौर पर अपोजिशन जिसको जाहिर है जो लुक फॉरवर्ड कर रही है कि ऐसी कमजोर डील हो जिसको बुनियाद बनाकर वो आइंदा के लिए लोगों को ट्रिगर कर सकें या इकट्ठे कर सकें कि ये तो एम्बैरेसमेंट हो गई। तो ईरान के पास ज्यादा चैलेंजिंग है। तो बिल्कुल ईरान जो अभी भी ऑप्टिकली आपने नोट किया, बड़े अग्रेसिव बयान भी उनकी हुकूमत दे रही है, उनके फॉरेन स्पोक्स पर्सन भी यही कहते हैं। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कुछ स्पॉइलर कैटेगरी में आ रहे हैं, लेकिन देखना में ये पड़ेगा कि वो ऐसा परसेप्शन बिल्ड नहीं होने देना चाहते जिसे ऐसा लगे कि पोजीशन ऑफ वीकनेस से ईरान ने ये मुआहदा किया है। वो चाहते हैं कि ऐसा लगे कि हम विक्टर हम हैं और मायना हमारी जरूरत थी और हमने ईरान की बेहतरी के लिए किया है। तो ये आई थिंक मिक्स ऑफ ऑल है। मैं एग्री करूंगा टू सम एक्सटेंट कि ईरान इसको बेस्ट अपने फायदे के लिए और अपने लोगों को एक एलिमेंट ऑफ विक्ट्री की फीलिंग देने के लिए इसको इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। अब सर ये जो कहते हैं कि अमेरिका के साथ कई निकात पर फैसला हो चुका लेकिन मुआहिदा नागुज़ीर नहीं है, बोथ रूबियो भी ये कह रहे हैं, ईरानियंस भी कह रहे हैं कि वो वेरी क्लोज टू अ डील बट फार फ्रॉम द डील। इससे क्या मुराद ली जाए? इससे वही एक एलिमेंट ऑफ गुड कॉप बैड कॉप ही नजर आता है। आपने नोट किया होगा जो पिछले सवाल के जवाब में आपने कहा कि नेतन्याहू और प्रेसिडेंट के दरमियान एक रिपोर्ट किया गया मीडिया में कि बड़ी हॉट टॉक हुई है, अनकंफर्टेबल माहौल में बात हुई है। तो जिसका मतलब ये है, अगर ये फॉर एग्जाम्पल नहीं हुई थी तो ये मीडिया परसेप्शन बिल्ड करने के लिए ऐसी बातें लीक की जाती हैं कि एक एलिमेंट ऑफ डिसएग्रीमेंट है। इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत फेवर कर रहे हैं ईरान को, जो नेतन्याहू को पसंद नहीं आ रही। ये एक परसेप्शन फैलाई जाती है ताकि लगे ऐसा कि अगर हमने प्रेसिडेंट ट्रंप की ये डील ना मानी इस वक्त, तो नेतन्याहू तो पहले ही मुखालफत में है और हमारे खिलाफ चल रहे हैं, तो फौरी तौर पर हमें मान लेनी चाहिए। तो ये गुड कॉप बैड कॉप वाला एलिमेंट होता रहता है मुज़ाकरात के अंदर। कुछ गवर्नमेंट के लोग ऐसा कहते हैं कि पॉजिटिव है और कुछ कहते हैं बहुत दूर है। ईरान की तरफ भी आपने देखा, जब भी उनके फॉरेन स्पोक्समैन कुछ कहते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई डील नजदीक नहीं आ रही, कोई मीनिंगफुल मुज़ाकरात, स्पेशली हमारे जो पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन हुई इतने महीनों से, उसमें लगता नहीं कि मेजरेबल हो। लेकिन फिर प्रेसिडेंट ट्रंप उसी चिश्ती शाम को साहब, बयान देते हैं एक कि बड़ा we are very अहम close, नुक्ता है, और फिर एक वो भी बड़ा होता अहम नुक्ता है कि पिछले 24 से 48 घंटों में बंदर अब्बास के करीब एक स्टेल्थ इसराइली ड्रोन जो है वो ईरान ने मारा और कहा कि अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन पर हमारा दिफाई निज़ाम था जो एक्टिवेट हुआ, जिसने उसे मार गिराया है। उसके ऊपर मीडिया में बड़ा जिक्र हुआ, बड़ी बहस हुई कि इस सीज़ फायर के दौरान ईरान ने अपना जो एयर डिफेंस सिस्टम या दीगर जो कुमक है अपनी वो बेहतर की है।
इसराइलियन स्टेल्थ को मार गिराना, हाउ इंपॉर्टेंट इट इज़, या बहुत नॉर्मल शय है? और फिर अनडिस्क्लोज लोकेशन से डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करना, क्या मुराद होगी इससे? दो चीजें देखिए, उन्होंने तो एक स्टेल्थ जहाज को भी टारगेट करने का क्लेम भी किया था, अमेरिका ने मान भी लिया था F-35 को। तो ड्रोन का भी उसी तरीके से है। और ईरान के खिलाफ इसराइल स्पॉइलर के तौर पे आ रहा है, और कल को अगर वो किसी ऐसी जगह डिस्ट्रक्शन कॉज करता तो शायद ये जैसे वही होता कि जैसे शो स्पॉइलर के थेंस में कहीं ऐसी जगह होता जिसपे ब्लेम मिडल ईस्ट के ममालिक पर जाता। ये लोकेशन क्यों नहीं बताई जाती, वो मैं अब आजकल काम कर रहा हूं। मैं ईद के इंशाल्लाह फौरन बाद ये एक अपलोड करूंगा अपनी डॉक्यूमेंट्री के कैसे इन्होंने 42 जहाजों को निशाना बनाया। मैं उनको एनालाइज कर रहा हूं और ऑलमोस्ट डाटा मैंने फाइनल कर लिया, तो मैं उस पर बात करूंगा। लेकिन ये जो लोकेशन उन्होंने नाम बताने की है, उससे होता ये है कि जिस तरीके से ईरान इनको टारगेट कर रहा है, अगर आप लोकेशन बताएं तो फिर आपको सेंसर्स का भी आइडिया हो जाता है, या आपने इक्विपमेंट कह लें, या जहां 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 से आपने डाटा कलेक्शन के सेंटर्स बनाए होते हैं जिसकी वजह से ये मारा गया है, उनकी लोकेशन की प्रोबेबिलिटी पता लग जाती है। तो इसलिए वो लोकेशन नहीं बताएंगे, और राइटली सो। जितना मैंने स्टडी किया है, एक एलिमेंट ऑफ ट्रायंगुलेशन होता है, उससे इजराइल हो जो हमला कर रहा हो या अमेरिका हमला कर रहा हो, वो उन एसेट्स की लोकेशन तक पहुंच सकते हैं अगर आप बताएं कि फलां जगह हमने मारा है। तो आई थिंक उन्होंने अपने एसेट्स की सेफ्टी के लिए ये नहीं बताया कि हमने कहां मारा है। ठीक सर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई नो यू हैव टू गो, हमारे प्रोग्राम वक्त भी खत्म हो रहा है। चाइना, बीजिंग का दौरा हुआ है, फील्ड मार्शल तेहरान से वहां पहुंचे, प्राइम मिनिस्टर भी थे, प्रीमियर से मुलाकात हुई, सदर से मुलाकात हुई, और सीपैक .2 जो है उसका जिक्र भी हुआ। ये कहा गया कि स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप है चीन के साथ, उसको बड़ा वहां पे वैल्यू और वाउच किया गया। हाउ इंपॉर्टेंट इज दिस ट्रिप, क्योंकि अस्करी और सियासी क़यादत दोनों वहां मौजूद थे। जामी साहब देखिए, चाइना के साथ हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बाय डिफॉल्ट बनती है। हम एफर्ट जितनी भी की है वो जरूर प्रेज वर्दी है, और आज की नहीं है। जब चाइना आजादी हासिल की थी, हमने 1965 की जंग खत्म हुई थी। मैं क्विकली रेफरेंस के साथ भर देता हूँ ताकि हम बेहतर समझ पाए कि क्यों मैं कह रहा हूँ। 65 में हमारे सारे स्पेयर पार्ट्स बंद कर दिए गए थे वॉर के बाद। स्पेशली एयरफोर्स बड़ी बुरी तरह इफेक्ट हुई थी, क्योंकि हमारे पास F-86 जो है, B-57 जो है, F-104, ये तमाम अमेरिकन ओरिजिन के थे। जब सारे स्पेयर पार्ट्स बंद कर दिए गए तो चाइना हमारी मदद को 1966 में आया था, जब हमने पहली दफा F-6 फाइटर जेट चाइना से लिया था। बाद में मैंने भी तकरीबन 1000 घंटे उस पर उड़ाए, और हमें बताया गया उस वक्त के तकरीबन 100 से ज्यादा 150 तक हमने मॉडिफिकेशन खुद चाइना को सजेस्ट की थी, क्योंकि इतना अच्छा। रूडिमेंट्री जहाज था जब हमने लिया था, और हम उड़ा रहे थे मोस्ट मॉडर्न उस जमाने के जो F-86 और दूसरे जो वेस्ट के या अमेरिका के सबसे अच्छे जहाज गिने जाते थे। तो 1966 ऑनवर्ड शुरू है, फिर हमने F-7 लिए, फिर आपने देखा JF-17 थंडर की सीरीज है, अभी J-10 चाइना से लिए, HQ-9 बैटरीज ली। तो चाइना के साथ तो हमारा, मैं एयरफोर्स पर्सपेक्टिव से सिर्फ क्योंकि शॉर्ट एंड क्रिस्प चाह रहा था कि आपको मैं अप्रेजल पेश करूं, तो हमारा चाइना के साथ लॉजिकल है, स्ट्रेटेजिक है, अपनी अपनी नेशनल इंटरेस्ट कन्वर्ज भी करती हैं। और चाइना, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अनलाइक अमेरिका, चाइना बहुत रिलायबल और ट्रस्टेड फ्रेंड और पार्टनर भी रहा है हमारे स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल और मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से।